अस्सलाम वालेकुम। हम सबको मालूम है कि लाहौर का एक मास्टर प्लान बना, सिंध मास्टर प्लान भी चल रहा है, लाहौर मास्टर प्लान बना और फिर उस मास्टर प्लान को कुछ दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया, उस पे काम रोक दिया गया। वो मास्टर प्लान है 2050 का। हम आज 2023 में बैठ के यहाँ से तकरीबन कोई 27 साल आगे का प्लान कर रहे हैं। मैं उस पे जब बैठा और मैंने कुछ चीज़ें पढ़नी शुरू की उस मास्टर प्लान के बारे में, और मैंने ये सोचा कि इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं। वो तो ख़ैर कोर्ट ने तो उसको कहा कि जी जो एयर क्वालिटी का इंडेक्स है ये डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह एयर क्वालिटी नहीं मिल पाएगी, तो ये सही नहीं है। फिर जो वहाँ पे रावी अर्बन जो बनी हुई है डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस थे, जिसकी वजह से उसको सस्पेंड किया गया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप मसले को बिल्कुल ऊपर ऊपर से देखते हैं, बहुत सतही अंदाज में हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब असल जो मसला है वो लैंड रिफॉर्म्स का है। आप जब तक पाकिस्तान में, मेरी इस वीडियो सुनने वाला हर आदमी ये बात नोट कर ले, इस पे रिसर्च कर लीजिए प्लीज़ बैठ के, जब तक हम लैंड रिफॉर्म्स पे नहीं जाएंगे उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। हमारी पॉलिटिक्स इससे लिंक है, हमारा रिलीजन इससे लिंक हुआ हुआ है, हमारी हर चीज़ इससे लिंक, आपकी इकोनॉमिक्स इससे लिंक हुई हुई है, आपका सोशल स्ट्रक्चर पूरा इस पर बेस कर रहा है। लैंड रिफॉर्म्स जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान और इंडिया 1947 के बाद, लैंड रिफॉर्म्स इंडिया ने तो कर ली, हमने आज तक लैंड रिफॉर्म्स नहीं की। थोड़ा सा मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ कि जो लैंड रिफॉर्म्स हैं ये इंडिया ने कितनी की हैं और किस किस अंदाज से की हैं, ताकि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि हमारे हमसाए में क्या हो रहा है, हम क्या काम कर रहे हैं। लैंड रिफॉर्म्स पे जाने से पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है। लैंड रिफॉर्म्स जो हैं ये किसी भी मुल्क के जो आवाम होते हैं वहाँ पे रिसोर्सेज की एलोकेशन करवाती हैं। वहाँ पे जो पॉवर्टी है, जो गुर्बत का लेवल है, उसके लिए उसको इम्प्रूव किया जाता है इसके थ्रू कि गुर्बत वहाँ से कम हो, गुर्बत का लेवल वहाँ से हटाया जाता है। यहाँ पे आपको लैंड रिफॉर्म्स की वजह से आपकी जो जो फूड की जो जो क्वालिटी है, जो फूड की सिक्योरिटी है, वो बढ़ाई जाती है वहाँ के लोगों के लिए। जो अर्बनाइजेशन हो रही होती है, शहर जो बाहर निकल रहे होते हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है। ये डिसाइड किया जाता है लैंड रिफॉर्म्स के ज़रिए कि हमने कितनी परसेंट लैंड अपनी आबादी के हिसाब से हमने इंडस्ट्री में लेके जानी है, कितने परसेंट लैंड हमें एग्रीकल्चर पर रखनी है, और हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अगले 50 साल के, 100 साल के। हम लोगों ने क्या किया कि हमने 1947 के बाद लैंड रिफॉर्म्स को कर लिया है गुनाह कबीरा। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या कुछ हुआ है लैंड के साथ। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर 9 प्लान बन चुके हैं लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर। 5-5 साल के 9 प्लान इंडिया में इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं। पहला प्लान जो बना था वो बना था 1951 के अंदर, 47-48 के बाद वो बैठ गए थे इसके ऊपर काम करने के लिए। आप जाइए प्लीज़ रिसर्च कीजिए, 1948 में वहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स पे काम हो रहा था। हम लोगों ने शायद शुरू किया, लेकिन उसके बाद हमने समझा ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको फिर कभी किसी मौके पे देख लेंगे, पहले हम अपने बड़े बड़े मसले हल कर लेते हैं। और हम उन चीज़ों में उलझ गए जहाँ शायद हमें नहीं जाना चाहिए था। 1951 के अंदर पहला प्लान बना, 56 तक चला इंडिया का, जिसके अंदर उन्होंने कल्टीवेशन का एरिया को इंक्रीज किया, कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर सोचा उन्होंने। ये सब कुछ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सेकंड प्लान 1956 पे इंप्लीमेंट हुआ, 61 तक गया। तीसरा प्लान वहाँ पे 61 से 66 तक इंप्लीमेंट हुआ, जहाँ फूड सिक्योरिटी पे जो कंसर्न्स थे उनको उन पे उस पर काम किया गया वहाँ पे। फोर्थ प्लान 1969 से 74 के अंदर वहाँ इंप्लीमेंट हुआ, जिस टाइम पे हम भी किसी और चक्रों में लगे हुए थे, और उस टाइम पे इंडिया में ये प्लान भी चल रहा था। फिफ्थ प्लान के अंदर 1974 से 79 तक 5 साल का प्लान है। छठा प्लान 1980 से 85 तक का है। सातवां प्लान 1985 से लेकर 90 तक का है। आठवां प्लान 92 से 97 का है। नाइन्थ प्लान जो इंप्लीमेंट हुआ वो 1997 से लेकर 2002 तक के प्लान हैं। बेशक उनको कुछ मसले आए, जिसकी वजह उनके पास भी वही थी जो हमारे साथ भी थी, कि आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं थे। आपको चूंकि गोरे ने छोड़ा था, तो उसके बाद आप इस हालत में नहीं थे कि आप खड़े होते, आप सर्वाइव करते। वही मसले से इंडिया भी उससे भुगत रहा था। गुर्बत वहाँ भी बहुत थी, आवाम वहाँ भी बहुत थी, लेकिन उन्होंने 9 प्लान्स बना के इंप्लीमेंट किए। मैं आपको थोड़ी सी एक नीचे 3 चीज़ें मैं आपको बताऊँ। 3 ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया की, वहाँ पे जो चीज़ इंप्लीमेंट हुई है, आप देखिए, ज़रा सोच देखिए कि उन्होंने इस चीज़ को किस अंदाज से महसूस कर लिया और किस अंदाज से उन्होंने इस जागीरदारी निज़ाम का खात्मा किया है। केरला स्टेट, केरला स्टेट के अंदर 10 एकड़ जो लैंड है वो एलोकेट कर दी गई, सील लगा दिया गया, उसको कैप कर दिया गया कि 10 एकड़ लैंड जो है, अगर आपकी फैमिली के 5 मेंबर हैं तो आप सिर्फ 10 एकड़ लैंड तक ले सकते हैं, वरना आप लैंड ओनरशिप नहीं जा सकती 10 एकड़ से ऊपर आपके पास।
15 एकड़ जो है वो कर दी गई, दे दी गई। अगर आपके जो है 10 से ज़्यादा फैमिली मेंबर हैं तो 15 एकड़ पे जा सकते हैं। और 5 अगर कोई इंडिविजुअल इंसान ज़मीन लेता है केरला के अंदर तो 5 एकड़ से ऊपर वो ज़मीन बाय नहीं कर सकता। एक्सीडिंग तब होगी जब प्लांटेशन के लिए या किसी बागात के लिए ज़मीन लेंगे तो आप उसमें से बढ़ सकते हैं। तमिलनाडु तमिलनाडु के अंदर 5 मेंबर्स अगर आपके हैं तो आप 30 एकड़ तक ज़मीन बाय कर सकते हैं। 30 एकड़ से ऊपर आप ज़मीन बाय नहीं कर सकते। और इंडिविजुअल अगर आप एक अकेले फ़र्द हो तो सिर्फ 5 एकड़ की ज़मीन आप ले सकते हो। कंपनीज की फॉर्म में काम करते हैं, कंपनीज की शक्ल में, तो आपके पास 15 एकड़ आपके पास ज़मीन है। प्लांटेशन में एक लेवरेज रखा हुआ है कि वहाँ पे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल बंगाल के अंदर 24.7 एकड़ यानी 24.7 एकड़ की जो लैंड है वो इंडिविजुअली आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप ज़मीन नहीं ले सकते। ये 3 एग्जांपल्स आपके सामने हैं इंडिया के अंदर कि उन्होंने किस अंदाज से कंट्रोल किया कि हम जो सबसे पहले तो उस बंदे से चीज़ पकड़ो जिसने कब्जा किया हुआ है ज़मीन के ऊपर। हमारे यहाँ इस चीज़ को हम आज तक ख़त्म नहीं कर सके। पाकिस्तान में 1947 से के बाद से लेके अब यहाँ पे जो हुआ है ज़मीन के साथ, आप जब सूरत हाल देखिए आपका दिल खून के आंसू रोएगा। आपको अंदाज़ा होगा कि इस मुल्क के साथ असल मसला क्या है, वो है ज़मीन का मसला। हमारे यहाँ सबसे पहली जो कमेटी बनी थी एग्रेरियन रिफॉर्म कमेटी एक बनाई गई, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया 48 के बाद और वो ख़त्म हो गई। क्योंकि जी लैंड पे, जिस तरह हमने आपको शुरू में कहा कि हमारे लिए सबसे कम अहमियत वाली बात थी। पहली दफ़ा 1959 के अंदर अयूब खान साहब जब वो बैठे आके तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स पे गए। अयूब खान साहब 1959 में उन्होंने क्या इम्प्लीमेंट किया? उन्होंने इम्प्लीमेंट किया कि अगर आपके पास अनइरिगेटेड लैंड है, यानी वो लैंड जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा नहर के ज़रिए या दरिया के ज़रिए या किसी और तरीके से, वहां कार वगैरह के ज़रिए वहां से पानी नहीं गुजर पा रहा, तो आप 1000 एकड़ तक लैंड ले सकते हो इंडिविजुअल। ठीक है जी, 1000 एकड़। अब ऊपर आप देखिए इंडिया की आपको मिसाल दी है कि कहाँ 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ पे उन्होंने किया हुआ है। हमने 1000 एकड़ की लैंड एलोकेट करवाई 1959 में जाके वहाँ पे, और हमने ये कहा कि ये अनइरिगेटेड लैंड आप 100 एकड़ ले लेंगे और जहाँ पानी पहुँच रहा होगा, जो आपकी अच्छी लैंड होगी, कल्टिवेटेड लैंड होगी, वहाँ पे आपको जो है इरिगेटेड लैंड के ऊपर आपको 500 एकड़ की अलाउ है आपको उसके ऊपर। ये उनका प्लान था। उसके बाद फिर हमें पता है कि अयूब खान साहब के दौर में यूएस से बहुत ज़्यादा एड्स भी आ रही थी। ट्रैक्टर्स का भी एक ग्रीन एक रिफॉर्म्स हो रहे थे कि जी ट्रैक्टर्स की बहुत टेक्नोलॉजी आ गई थी, बहुत अच्छा काम चल रहा था, ज़राई भी चीज़ें हुई उनके दौर के अंदर। क्योंकि आप इस पर सुनिएगा, बहुत सी वीडियोस इकोनॉमिस्ट करते हैं कि जितनी भी अमेरिकन एड आती है अब हमारे पास जो आती है वो मोस्टली डिफेंस की एड है, जो आप आज हमारे पास आती है वेपन्स के लिए या किसी जंग में लड़ने के लिए हमारे पास आती है। जो एक्चुअली डेवलपमेंट की एड थी हमारे पास वो 65 के बाद बंद हो गई, वो हमारे पास नहीं आई। खैर ये इस पे आप अलग से रिसर्च कीजिएगा। ये जो पॉलिसी बनी थी 500 एकड़ की और 1000 एकड़ की, ये भी इंप्लीमेंट नहीं हुई क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जो ब्यूरोक्रेसी थी उनको एक लूप होल मिल गया। पढ़े लिखे लोग हैं ना तो दिमाग थोड़ा ज़्यादा चल जाता है, तो वो ब्यूरोक्रेट साहब ने ये सोचा बैठ के कि यार एक फैमिली के लिए अगर 1000 एकड़ की चीज़ है, इंडिविजुअली किसी बंदे की बात हो रही है, एक इंडिविजुअल की, तो आप एक काम करें अपनी फैमिली के अंदर ही उसको डिफरेंट जो है वो आप वारिस पैदा कर लीजिए और इस ज़मीन को मुख्तलिफ लोगों में तकसीम कर लीजिए। तो भाई ने ले लिया, उसके किसी और के नाम पर लगा दिया, बच्चों के नाम पे कर दिया, बीवी के नाम पे कर दिया, तो लैंड फिर घर की घर में रह गई आपके पास। उसके बाद आया भुट्टो साहब का दौर। ये दूसरी लैंड रिफॉर्म्स से जो हम बैठे काम करने के लिए 1959 के बाद 72 के अंदर जब आई थिंक भुट्टो साहब उस वक्त मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए थे, तो वो एक टाइम था उनको, उन्होंने जो है वो एक नारा लगाया हुआ था जो बड़ा मशहूर था उस ज़माने में। सोशलिज्म का भी बहुत उस वक्त अरूज था उस टाइम के ऊपर। तो नारा था रोटी कपड़ा मकान का। बहुत दिलचस्प नारा था, बहुत मज़े की चीज़ थी रोटी कपड़ा मकान। और वो समझते थे कि मैं लोगों को जो है वो ये चीज़ें मैं दूंगा इसके ऊपर ज़मीन पे। तो वो बैठे, उन्होंने लैंड पे रिफॉर्म्स की, बहुत अच्छी रिफॉर्म्स हुई उस टाइम के ऊपर। उन्होंने उस लैंड की रिफॉर्म्स को जो अयूब खान साहब ने की थी 500 1000 एकड़ की, उसको कम करके वो ले गए 300 एकड़ के ऊपर और 150 एकड़ के ऊपर। यानी 300 एकड़ वो लैंड जो अनइरिगेटेड लैंड है और 150 एकड़ की लैंड वो जो इरिगेटेड लैंड है, नहर के या किसी के पास आ रही है, वो वहाँ पे आके वो करेंगे। अब जागीरदार साहब जिनके पास ये ज़मीनें थी, ये ज़मीनें कहाँ से लेकर आए थे? ये ज़मीनें ऑब्वियसली किसी ने गिफ्ट की हुई ज़मीन थी ना। वो हमें सबको मालूम है कि अंग्रेज़ जब यहाँ काबिज़ था तो वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इस पूरे खत्ते के जो लोग होते थे उनसे वो ज़मीनें उनको देता था, उनसे वो इलाके कंट्रोल करवाता था और उसके थ्रू वो टैक्सेस भी वसूल करता था आम आदमी से, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी यही करता था क्योंकि बाकी इंस्टीट्यूशन इससे डेवलप नहीं हुए हुए। तो इन्हीं के अंदर में से लोग उठा के उनको काबिज़ कर दिया जाता था, ज़मीनें दे दी जाती थी मुख्तलिफ शक्लों में। और ये सबको पता है, ये कोई मैं अनोखी बात तो है नहीं आज के दौर के अंदर। सबके पास ये हिस्ट्री मौजूद है, सबने पढ़ी भी हुई है, मुताला पाकिस्तान के अंदर भी।
अब ये जो भुट्टो साहब की पॉलिसी थी 300 एकड़ लैंड की और 150 एकड़ लैंड की कि एक इंडिविजुअल ले सकता है, यहाँ पे क्या लूप होल तलाश किया गया, यहाँ पे ये लूप होल मिल गया जागीरदार के हाथ में कि भाई उन्होंने इसमें से एग्जाम्प्ट कर दिया बागात की ज़मीन को, उसकी फार्म्स की लैंड्स को, इसको बीच में से निकाल दिया। अब वहाँ पे बहुत सी ऐसी लैंड है जिसको बागात का नाम दे के, फ्रूट्स का नाम दे के फिर दोबारा लोगों ने कर लिया कि जो एक्सटेंडेड लैंड सारी हमारे पास ही रहेगी, क्योंकि ये तो अगर आ भी रही है 150 एकड़ के अंदर तो कोई मसला नहीं है, इसमें तो मैंने बाग लगाया हुआ है तो ये तो 400 एकड़ बन गई, 800 एकड़ बाग आप रख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। ये अगेन दोबारा मसला बना। अब भुट्टो साहब के जो करीबी लोग थे उस जमाने में वो उनसे नाराज भी हुए, जो जागीरदार तबका था, ऑब्वियसली वोट बैंक तो सारा वहीं से था। अब भुट्टो साहब उस अरूज में थे, वो प्राइम मिनिस्टर, वो ये समझ रहे थे कि शायद इन लैंड रिफॉर्म्स की वजह से मैं अब आम किसान के लिए, वो अपने आप को क्लेम भी करते थे, इसमें कोई शक नहीं, वो उनकी जो मकबूलियत थी वो अरूज पे थी, वो क्लेम करते थे कि मैंने आम इंसान के लिए सब कुछ किया है, आम किसान के लिए मैंने सब कुछ किया है, तो मैं उनका दोस्त हूँ। हुआ क्या कि 1977 के अंदर उन्होंने एक सेकंड उस पर वो लेके आए इलेक्शन के बाद, और उन्होंने एक लैंड रिफॉर्म्स पे दोबारा बैठे, और ये फिर एक मेजर लैंड रिफॉर्म्स हुई। एक लॉ रिफॉर्म एक्ट 1977 के अंदर उन्होंने ये कहा कि जी जो फर्दर जो इरिगेटेड लैंड है जो पहले 150 एकड़ थी उसको कम करके 100 एकड़ कर दिया गया। इंडिविजुअली आप 100 एकड़ से ऊपर नहीं लेके जाएंगे, और इस बाकी जो आपकी लैंड है वो वहीं रहेगी 300 एकड़। हुआ क्या, उसके बाद हम सबको मालूम है कि माशरा लग गया और भुट्टो साहब ख़त्म हो गए। जो भी उसके पीछे रीज़न बनी वो एक सियासी वजूहात के तौर पे हम सबको मालूम है। ज़िया साहब ने जब काम किया तो उन्होंने 1980 के अंदर एक कोर्ट बनाई थी, शरीयत एक कोर्ट बनी जिसका नाम था फेडरल शरीयत कोर्ट थी, जिसका काम ये था कि जितने भी पाकिस्तान के आइन बना हुआ था 1973 का आइन, जिसके बड़े हवाले दिए जाते हैं टीवी पे, हम टॉक शोज़ पे दिन रात सुनते हैं 73 के आइन के तनाजुर में, तो उन्होंने ये कहा कि जितने भी आपने आइन बनाए हैं अब तक इन सबको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, और वो शरीयत जो कोर्ट है वो इसका फैसला करेगी। फेडरल शरीय कोर्ट बन गई और उसमें वो केस गया। मज़े की बात यह है 67 एप्लीकेशंस फाइल हुई थी हैं उस फेडरल शरिया कोर्ट के अंदर, 67 एप्लीकेशंस, और ऑल ऑफ देम लैंड के ऊपर थी कि ये जो लैंड का डिसीजन करवाया गया है 1972 के अंदर, जो भुट्टो साहब ने लैंड रिफॉर्म्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, ये गलत हैं, और ये अब शरई कोर्ट इसको देखेगी और इस्लामी शरीयत कोर्ट इसका फैसला करेगी। उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दिसंबर 13 1980 में एक पिटीशन फाइल होती है मोहम्मद अमीन साहब की फेडरल शरिया कोर्ट में, और वो ये कहते हैं कि जी ये जो लैंड रिफॉर्म्स हुई हैं पाकिस्तान में, जिसमें ये ज़मीन को 300 एकड़ और 150 एकड़ पे ले जाया गया है, इंडिविजुअली कैप करके उसको सील कर दिया गया है, ये बेसिकली पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है और ये लॉ के ख़िलाफ़ है, इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ है, ये चीज़ इस्लामिक लॉ के ख़िलाफ़ है, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। उसी टाइम पे पेशावर हाई कोर्ट के अंदर एक हाजी नेमतुल्लाह साहब हैं, वो एक अपील फाइल करते हैं और कोर्ट उसके अंदर ये स्टेटमेंट देती है कि ये जो है अन इस्लामिक है। इसके बाद 1980 के अंदर, इसी बैकग्राउंड में आप देखिएगा, इसी तनाजुर के अंदर 1980 के अंदर एक अपील फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट के शरिया बेंच के अंदर, और वहाँ पे एक वक्फ है कजलबाश वक्फ के नाम से, उनकी तरफ से ये कहा गया, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जी हमारी जो लैंड है ये तो ह्यूमैनिटी के लिए है, हमने जितनी बड़ी लैंड रखी हुई है ये तो इंसान की खिदमत के लिए है, और ये इस्लामिक लॉज के अंदर भी ये चीज़ मौजूद नहीं है, लिहाजा इस पर प्रॉपर हेयरिंग की जाए। उस पर केस चलता है, 1980 के फाइल हुआ हुआ है। 1989 में आके 1989 में आके 9 साल के बाद इस पर डिसीजन आता है। तो हमारे यहाँ मुकदमे हमें मालूम है कि तकरीबन सालों ही खिंच जाते हैं। तो ये जब फैसला आता है इसके ऊपर, तो जिसमें ये कहा जाता है 23 मार्च 1990 को ये चीज़ इम्प्लीमेंट करवा दी जाती है, और वो कहा क्या जाता है कि, और ये इसमें शामिल कौन है, अब ये भी देखिए, सबसे पहले 5 लोग हैं जी जो इसमें शामिल हैं, इस शरई बेंच जो बना है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें 5 लोग शामिल हैं। 3 जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रहे हैं, जिसके अंदर मशहूर ज़माना नसीम हसन शाह साहब हैं, जस्टिस नसीम हसन शाह, उसके बाद शफीउर रहमान साहब हैं, उसके बाद अफजलुल्लाह साहब हैं। ये 3 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मोअज़्ज़ज़ जजेस। 2 जो हैं वो उलमा कराम आ रहे हैं इस्लामिक शरिया कोर्ट से, और जो 2 वो आ रहे हैं वो हैं जी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और पीर करम शाह साहब। ये 2 लोग हैं जो यहाँ से आए हैं उसके अंदर। अब उसके बाद ये जो 2 उलमा कराम हैं, इनकी ओपिनियन ये है वहाँ पे कि ये अन इस्लामिक है और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब उस पर लिखते हैं, ये मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहा जो मैं अपने पास से बात कर रहा हूँ, अखबारात में कोट है, लोग इसको जाएँ, रिसर्च करें, प्लीज़ को पढ़ें। वो वहाँ पे ये चीज़ लिखी जाती है कि ये जो
फैसला हुआ हुआ है इस टाइम के ऊपर। जो 1972 की रिफॉर्म्स बनी हुई हैं ये गलत बनी हुई हैं, क्योंकि अल्लाह जो है वो उसने ये इंसान को ये सब चीज़ें दी हैं, वसाइल उसके लिए दिए हुए हैं, और आप उसको कैप नहीं कर सकते। तो ज़मीन भी उसी तरह चीज़ों में आती है, उसी वसाइल के अंदर आती है। अगर कोई इंसान जितनी भी लामहदूद ज़मीनों का वो मालिक बन सकता है, आप इसको रोक नहीं सकते। ये डिसीजन वहाँ से आया। 2 जजेस शफ़ीउल्लाह साहब और शफ़ी रहमान साहब और जस्टिस नसीम हसन शाह साहब, इन 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इसकी मुखालफत की। उसी ये शरई चूँकि शरई बेंच ही चल रहा है, तो उन्होंने भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आर्गूमेंट्स दिए। उन्होंने ये कहा कि हमारे ख्याल के मुताबिक लैंड रिफॉर्म्स सही हैं, बल्कि इससे भी सख्त होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि नंबर 1 वेलफेयर को देखा जाए, इस्लामिक स्टेट जो है वो वेलफेयर पे बहुत ज़्यादा बेस करती है। सो लैंड की जब तक प्रॉपर एलोकेशन नहीं होगी, प्रॉपर रीडिस्ट्रीब्यूशन लैंड की नहीं की जाएगी, तब तक आपके प्रॉपर जो लोगों की वेलफेयर है वो नहीं होगी, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 जी, उन्होंने ये आर्गूमेंट लिया जस्टिस नसीम हसन शाह ने और जस्टिस शफी रहमान साहब ने, कि सोशल वेलफेयर के अलावा ये इक्वालिटी लेके आती है। जो सोसाइटी के अंदर एटलीस्ट अगर किसी के पास 4 एकड़ ज़मीन है, तो किसी के पास 4000 एकड़ नहीं होगी। आप उसको 100 एकड़ लगा लीजिए, तो चलें, तब भी डिफरेंस थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ी इक्वलिटी पे बात आ जाएगी। ये 2 उनके आर्गूमेंट थे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि 1990 के बाद, 23 मार्च 1990 के बाद हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म बिल्कुल बंद हो गई। हमने लैंड रिफॉर्म्स को लादीनियत समझ लिया। हमने कहा कि ये तो इस्लाम में नहीं है। हमने मज़हब का भी सहारा वहाँ पे ले लिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का भी सहारा ले लिया गया। हमें नहीं मालूम कि उसके बाद असम्बलीज बनती हैं, लोग आते हैं, क्लेम करते हैं, कभी एक हुकूमत, कभी दूसरी हुकूमत। कोई कहता है मैं इतने घर बना के दे दूंगा, कोई कहता है मैं इतने गरीबों को फ़लाँ चीज़ दे दूंगा, इतनी फ़लाँ चीज़ दे दूंगा। आप मास्टर प्लान बना लीजिए कराची का, मास्टर प्लान बना लीजिए लाहौर का, अब आप बात कर लीजिए बहरिया टाउन पे, आप बात कर लीजिए डीएचए के ऊपर, आप बात कर लीजिए बिल्डर्स के मामले को लेके, आप सब चीज़ों में बात कर लीजिए। लेकिन जो रूट कॉज है आपकी, जो आपने जाना है लैंड के ऊपर कि ये लैंड है किसके पास, ये किसकी ज़मीन है। वो किसी ज़माने में वो अमानुल्लाह मरहूम का एक जुमला था किसी स्टेज ड्रामे के अंदर, कि वो कहते थे कि जो गरीब वो कहते हैं जी कि गरीब ज़मीन किसकी है, अल्लाह की ज़मीन है, क्यों झूठ बोलते हो ज़मीन अल्लाह की है। ज़मीन तो फ़लाने महकमे की है, फ़लाने बंदे की है, फ़लाने महकमे की है, फ़लाने बंदे की है ज़मीन। तो वही सूरत हाल यहाँ पे है कि आपने लैंड जो है वो तो गरीब को दी नहीं। आज ज़मीन जो है वो अगर आप उसको इससे हटा के और गरीबों में तकसीम करने के लिए जाएँ, तो आपके आधे मसले हल हो जाएँ यार। हम किस तरह से किन चीज़ों पे बात कर रहे हैं, कितने सतही अंदाज में तमाम पिक्चर को देख रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। हम बातें करते रहते हैं, किसी को फ्रॉड कर दिया, किसी को स्कैम में डाल दिया, किसी को इल्लीगल की चीज़ निकाल दी, लेकिन जो असल तारीख है, आप कभी जाकर कभी प्लीज़ वो पढ़िए, बैठिए और खुदा के वास्ते उस पर आवाज़ उठाइए। पाकिस्तान के अंदर लैंड रिफॉर्म्स होनी चाहिए। लैंड जो है वो उन लोगों के पास से वापस निकलनी चाहिए, आवाम में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए लैंड। लैंड किसके पास है? क्या एक आम आदमी बेचारा 80 गज़ के घर के लिए परेशान बैठा होता है, और कोई लोग ऐसे हैं कि उनको हम 300 एकड़ पे भी बाउंड नहीं कर सकते, हम 300 एकड़ पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, वो भी इल्लीगल हो जाता है, वो भी अन इस्लामिक हो जाता है। हमारा मुआशरा कहाँ से गुजर रहा है, हम किस लेवल पे गिर चुके हैं। मुझे मैं अब आखिर में एक छोटा सा वाकया मुझे याद आया, मैं आपको सुनाता हूँ। एक मैंने कहीं पढ़ा था, आई डोंट नो ये सही है सही, लेकिन जिस तरह के वो ममालिक हैं मुझे लगता है ये 100% सही होगा। किसी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर एक बाप अपने बच्चे को लेके बाज़ार में जाता है। वो किसी मार्केट से गुजर रहा है, तो वो देखता है उसका बच्चा जो है वो ज़िद करता है, बाहर खिलौने लटके हुए हैं, टॉयज़ शॉप है, वो टॉयज़ शॉप को देखता है और वो बाप से ज़िद करता है अंदर जाने की। बाप जाता है, बाप उसकी कीमत पूछता है खिलौने की, तो वो इतना महँगा होता है कि बाप अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। सो वो अपने बच्चे को बहला के वहाँ से बाहर निकलता है और वो एक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब वहाँ जाके वो कोर्ट में केस फाइल करता है। वो कहता है कि जी मेरी तो यहाँ पे इमोशनल मुझे ब्लैकमेल किया गया है, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मुझे हैरेस किया गया कि ये आपने जो है वो बाहर टॉयज़ हैंग हुए हुए हैं शॉप के ऊपर, मेरा बच्चा देख रहा है। अब मैं अपने बच्चे को कैसे फ़ेस करूँगा ज़िंदगी में, कि मेरे पास तो अफ़ोर्डेबिलिटी नहीं है, मैं वो खिलौना अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता। तो वहाँ की जो अदलिया है वो ये फ़ैसला देती है वहाँ पे कि तमाम जो मुल्क के टॉयज़ शॉप हैं, उनको ये ऑर्डर दिया जाता है कि जो बच्चों की चीज़ें हैं, खिलौने हैं, वो आप शोकेस में बाहर डिस्प्ले नहीं करेंगे विंडो से, आप उसको अंदर रखेंगे। ताकि जिसके पास अफ़ोर्डेबिलिटी है, वो अंदर आए, वो मकसद से आएगा, जिसके पास पैसे होंगे, वो दरवाज़ा खोलेगा, वो दाखिल होगा, वो आके आपसे चीज़ लेगा। एक वो मुआशरे हैं और एक हमारे मुआशरे हैं, जहाँ पे हमने इन चीज़ों के दरवाज़े बंद कर दिए हैं कि हम इन पे बात नहीं करेंगे, हम ज़मीन के मामले पे बात नहीं करेंगे। मेरे वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि मैं कोई चीज़ आपको कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन दूँ या आपसे कोई ऐसी बात करूँ जो जो हर बंदा बात कर रहा है। मैं अपने दिल की बात करता हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ कि इस मुआशरे के अंदर होना चाहिए, जो हम सबकी बेहतरी के लिए है। आपको भी यहाँ रहना है, मुझे भी यहाँ रहना है,
आप और हम इस पाकिस्तान के मालिक हैं, हम इस ये मुल्क हमारा है, यहाँ पे सब कुछ जो हो रहा है वो हमारे पैसे से हो रहा है, मेरे टैक्सेस से हो रहा है। आपको और मुझे इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। हम अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अपने हिस्से की ईंट लगाइए खुदा के वास्ते। आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि 15 मिनट 20 मिनट दिन के निकाल के आप इस तरह के मटेरियल को पढ़ सकते हैं, बजाय इसके कि हम फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर गलत किस्म की पोस्टें शेयर करते रहें, डिस्कस करते रहें। क्या हम माशरे के अंदर तब्दीली लाने के लिए कोई ऐसी चीज़ रिसर्च करके शेयर नहीं कर सकते? आवाज़ उठाइए, आवाज़ फैलाइए, अपने हमनवा बनाइए, लोगों को बताइए कि ये क्या ज़्यादतियाँ हो रही हैं। लैंड रिफॉर्म्स उस जिस जो सबसे बेसिक चीज़ है पाकिस्तान के अंदर, जिस पे पूरा मुल्क चल रहा है, जिस पे ये मुल्क खड़ा हुआ है, जिस पे आपकी बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, जिस पे पार्लियामेंट्स खड़ी हुई हैं, जीएचयू खड़ा हुआ है, सब कुछ इस जगह पे बना हुआ है। क्या हम इस ज़मीन की बात क्यों नहीं कर पा रहे? हम इस पे इसको आज तक इसको रिफॉर्म्स में क्यों नहीं लेके जा पा रहे? हम लोगों ने इसको किस कानून के तहत हमने इसको रोक दिया गया है इन चीज़ों को? ये और फिर उसके बाद जो बाकी तमाम मसाइल हैं, उनको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, वो है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। मल्टीपल किस्म की अथॉरिटीज़ बंद कीजिए, मल्टीपल किस्म की जो दुकानें खुली हुई हैं, मल्टीपल किस्म की जो 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 कंट्रोलिंग बॉडीज़ बनी हुई हैं, वो क्या है? मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जहाँ एक स्पीड ब्रेकर बनेगा, जहाँ सिस्टम को आप ब्रेक करते हैं, एक स्पीड ब्रेकर बनाते हैं, वहीं पे साथ में 2 फ़कीर खड़े हो जाते हैं, दोनों तरफ माँगने के लिए कशकोल हाथ में पकड़ के। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का सिस्टम यही है। सो जितने आप डिपार्टमेंट खोलेंगे, उतने बेसिकली हाथ बढ़ेंगे आपके सामने, उतने आपको पकड़ने वाले, रोकने वाले लोग बनेंगे। तो इन गढ़ों को ख़त्म कीजिए, सिग्नल फ्री रोड्स बनाइए, लोग आएँ, मज़ा आए काम करने का, बिज़नेस करने का मज़ा आए, इन्वेस्टमेंट आए पाकिस्तान के अंदर, लोगों को आसानियाँ दीजिए, आसानियाँ तकसीम करें सबकी ज़िंदगी में। खुश रहिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। कोई कमेंट देना हो, फीडबैक देना हो, प्लीज़ मेरा नंबर व्हाट्सएप पे आ रहा है, मुझसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मुझसे आप फीडबैक भी दे सकते हैं, वीडियो पे लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।